Hello everyone, this is Professor Pawan Shivankar working as Assistant Professor in P.R. Poti Patil College of Engineering and Management, Amravati. I welcome you in 15th lecture of Mechanics of Material, and today we are starting new unit, that is torsion. Before we start with this term torsion, let us discuss what is meant by torque. What is torque? By formula it is force into distance. What does it mean? A shaft or any member subjected to torque, when we call it as when that member or the shaft is subjected to moment. Okay, so suppose we are considering one diagram in which shaft is rigidly connected. This is a rigid end, this is a free end. Suppose we are applying force F on shaft at free end and shaft has length L. So at this end, suppose this is the end A and end B. So if we talk if we want to calculate moment at A, it will be force into perpendicular distance, F into L. So this is what the shaft is subjected to moment. Okay, now if you talk about the torque, so this moment is of a बेंडिंग मोमेंट. ये क्या हो गया? बेंडिंग मोमेंट हो गया. मैं आपको शाफ्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखा रहा हूं. ये इसका सेंटर सपोज रेडियस आर. सपोज ये टेंजेंशियल फोर्स में अप्लाई कर रहा हूं टी, या फिर ये टी, और ये सपोज जो डिस्टेंस है उसका ये आर है. तो यहाँ पे हमने जो अप्लाई किया है वो क्या किया है? टेंजेंशियल फोर्स और अबाउट इट्स सेंटर. तो ये जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा आर. ओके, सपोज मैं यहाँ पे दूसरा नाम दे रहा हूँ, सपोज एफ टी कर देते इसको, एफ टी. सो टॉर्क इज व्हाट? फोर्स एफ टी इंटू डिस्टेंस इज आर. सो ये हो गया आपका टॉर्क एट दिस मोमेंट. और इस डायग्राम के लिए हम बोलेंगे कि शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क. सो टॉर्क क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस. ओके, सो नाउ विल डिस्कस टॉर्शन. अब टॉर्शन क्या है कि सपोज कोई भी शाफ्ट टॉर्शन को कब सब्जेक्टेड है? टॉर्शन मतलब क्या है? काइंड ऑफ फेल्यूर है जो शाफ्ट में आता है जब वो शाफ्ट टॉर्क को सब्जेक्टेड है. अगर इस शाफ्ट पे टॉर्क है, टॉर्क मतलब क्या कि जैसे फ्री एंड से यहाँ पे सब्जेक्टेड है और इस फ्री एंड दूसरे एंड को मैं यहाँ पे एक टॉर्क अप्लाई कर रहा हूँ, एक ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई कर रहा हूँ. जैसे यहाँ पे हो गया तो बेंडिंग मोमेंट हो गया. ट्विस्टिंग मोमेंट मतलब इस एंड्स को रिजिडली फिक्स है, दूसरा एंड, तो यहाँ पे हम इसको ट्विस्टिंग मोमेंट दे रहे हैं. तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये शाफ्ट टॉर्क को सब्जेक्टेड है, टॉर्क यहाँ पे अप्लाई किया गया है. तो टॉर्शन कब होगा? कि इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क मैं अगर इस शाफ्ट पे लगा रहा हूँ, कि जैसे यहाँ पे ये शाफ्ट होगी, ओके, और सपोज ये रिजिडली कनेक्टेड है एक प्लेट से. अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कोई टॉर्क लगा रहे हैं, इसको मरोड़ रहे हैं, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि इस एंड को मैं एक टॉर्क अप्लाई कर रहा हूं, इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं. रिजिडली फिक्स है ना, मतलब क्या, मैं रोटेट नहीं होने दे रहा हूं. इमेजिन करो कि ये मार्कर है, यहाँ पे रिजिडली फिक्स्ड है और इस एंड से मैं उसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूं. ये होगा क्या? नहीं होगा. तो जैसे इस पे जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगी, तो इसमें शियर स्ट्रेस एज वेल एज शियर स्ट्रेन भी डेवलप होगा. तो ये जो मैं टॉर्क अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ और इक्वल एंड अपोजिट इस डायरेक्शन में भी अप्लाई कर रहा हूँ, तब जाके ये रोटेट नहीं हो रहा है, इसमें डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है. तो जब एक्सेसिव टॉर्क इसमें अप्लाई होगा तो फिर क्या होगा? यहाँ पे एक हेलिक्स फॉर्म होगा, इसका डिस्टॉर्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा. तो इसमें शियर स्ट्रेस एज वेल एज शियर स्ट्रेन भी डेवलप होगी. ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो फेनोमेनन है शाफ्ट पे आ रही है कि व्हेन शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क, so shear stresses and strain will be developed in the shaft. This process is known as a torsion. तो एक फेल्यूर कौन सा? ये ऐसा वाला, ये जो फेल्यूर आ रहा है शाफ्ट में, इसको बोलेंगे हम टॉर्शन. For example, any machine element known as a shaft which is subjected to speed, मतलब एंगुलर स्पीड से कोई शाफ्ट सब्जेक्टेड है. रोटेटिंग मशीन एलिमेंट सच एज अ शाफ्ट इन एनी मशीन, तो वो हो गया
वहां पे आपका टॉर्शन रहेगा, ठीक है। नाउ सेकंड टर्म है हमारी प्योर टॉर्शन थ्योरी। अब प्योर टॉर्शन थ्योरी क्या है, यूनिट 2 पढ़ रहे हैं हम। सो प्योर टॉर्शन थ्योरी क्या है कि अभी जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि किसी भी शाफ्ट को हम कब बोलेंगे वो टॉर्शन में, जब इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क हम शाफ्ट पे लगा रहे हैं, मतलब यहाँ से मैंने रिजिडली फिक्स कर दिया है, दूसरा एंड मैंने यहाँ पे टॉर्क अप्लाई किया है, तो यहाँ पे एक हेलिक्स फॉर्म होगा, उसका डिस्टॉर्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम कि वो टॉर्शन में है। तो ये प्योर टॉर्शन क्या है, इसके कुछ सर्टन अजम्पशंस है, assumptions of pure torsion theory। so assumptions क्या है, सपोज कि किसी भी शाफ्ट में प्योर टॉर्शन कब आएगा, या फिर प्योर टॉर्शन किसे कहते हैं। टॉर्शन तो हो गया प्रैक्टिकली मैंने जैसे ये तो थ्योरेटिकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन परफेक्ट टॉर्शन क्या रहेगा, परफेक्ट टॉर्शन रहेगा, सबसे पहले उसका पॉइंट है मटेरियल ऑफ शाफ्ट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। सबसे पहला पॉइंट है मटेरियल इज यूनिफॉर्म। ये जो शाफ्ट का मटेरियल रहेगा, मतलब इसमें पोरोसिटी नहीं रहेगी, कहीं पे मटेरियल है कहीं पे नहीं है, ब्लो होल्स है वगैरह, ऐसा नहीं है। डेंस कंप्लीट शाफ्ट रहेगा, मटेरियल की यूनिफॉर्मिटी सेम रहेगी, तो मटेरियल ऑफ शाफ्ट इज यूनिफॉर्म। सेकंड अजम्पशन है, दीज आर दी अजम्पशंस, दैट मीन्स वी आर लुकिंग फॉर हाइपोथेटिकल कंडीशन कि प्योर टॉर्शन होता नहीं है, कभी कभी थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा सा हेलिक्स उसमें कम ज़्यादा मिलेगा, क्रॉस सेक्शन कम ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। सो प्योर टॉर्शन के लिए केसेस हम देख रहे हैं कि एजम्पशंस, फर्स्ट एजम्पशन इज मटेरियल इज यूनिफॉर्म, सेकंड है ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म, ट्विस्ट इज यूनिफॉर्म। अब ट्विस्ट इज यूनिफॉर्म मतलब क्या है, जैसे ये शाफ्ट है, इसमें जो हेलिक्स ऐसे फॉर्म हो रही है, वो ट्विस्ट यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये जो दो ट्विस्ट का जो डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस पे वो ट्विस्ट आने चाहिए, जो ये हेलिक्स आ रहे हैं। तो जस्ट लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट आ गया, फिर बाद में थोड़ा सा स्पेस्ड आपको ट्विस्ट मिल रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। ये ट्विस्ट जो आ रहे हैं शाफ्ट पे, जब वो सब्जेक्टेड रहेगा टॉर्क को, तो ये यूनिफॉर्म आना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, शाफ्ट इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट। क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म। क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म मतलब शाफ्ट इनिशियली ऐसा है, प्लेन शाफ्ट है, बाद में हमने उसको टॉर्क अप्लाई किया, सपोज टॉर्क अप्लाई करने के बाद में इस पे हेलिक्स फॉर्म होगा, ठीक है। तो फिर शाफ्ट का जो शेप है बिफोर ट्विस्ट आफ्टर ट्विस्ट सेम ही रहेगा, मतलब क्रॉस सेक्शन उसमें चेंज नहीं आएगा। तो फिर जस्ट लाइक शाफ्ट कुछ ऐसे शेप का हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे कम है, तो ऐसा नहीं रहेगा। प्योर टॉर्शन में क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म ही रहेगा, भले उस पर वो ट्विस्ट आ रहे तो भी, तो क्रॉस सेक्शन एरिया उसका चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट विच इज प्लेन बिफोर ट्विस्ट रिमेन प्लेन आफ्टर ट्विस्ट। सेम पॉइंट है कि बिफोर ट्विस्ट एंड आफ्टर ट्विस्ट क्रॉस सेक्शन इज सेम और शुड बी सेम। तो क्रॉस सेक्शन सेम रहना चाहिए, पहले तो सेम ही है, ट्विस्ट करने के बाद में, टॉर्क अप्लाई करने के बाद में भी जो ट्विस्ट मैंने यहाँ पे शो किए थे वो भी सेम होने चाहिए, बिफोर ट्विस्ट एंड आफ्टर ट्विस्ट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, ऑल रेडाई विच आर स्ट्रेट बिफोर रिमेन स्ट्रेट आफ्टर ट्विस्ट। मतलब जो रेडियस है, जस्ट लाइक अभी क्रॉस सेक्शन अगर यूनिफॉर्म है, बिफोर ट्विस्ट आफ्टर ट्विस्ट, क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया ना, तो पहले अगर सेम है तो बाद में भी सेम रहेगा। तो जैसे वही जो रेडियस रहेगी ट्विस्ट की, वो भी सेम ही रहेगी बिफोर ट्विस्ट आफ्टर ट्विस्ट। तो क्रॉस सेक्शन और रेडियस ये दोनों यूनिफॉर्म रहने चाहिए। सो रेडाई ऑफ शाफ्ट, अब ऑल रेडाई मतलब क्या, कंप्लीट लेंथ के लिए यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे रेडियस, पहले और बाद में, ट्विस्ट के पहले और ट्विस्ट के बाद में रेडियस वो सेम ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। सो ऑल रेडाई ऑफ शाफ्ट बिफोर एंड आफ्टर
ऑफ ट्विस्ट शुड बी सेम. दिस इज ऑल अबाउट द एजम्पशंस ऑफ प्योर टॉर्शन थ्योरी. कि अगर प्योर टॉर्शन किसे बोलेंगे कि अगर ये सब चीजें फॉलो हो रही है टॉर्शन में, जो ट्विस्ट फॉर्म हो रहे हैं उस प्रोसेस में, अगर ये सब एजम्पशंस अगर फुलफिल हो रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे प्योर टॉर्शन हैपेंड इन शाफ्ट. गॉट इट? क्लियर है? नाउ these assumptions are very important as far as exam is concerned. या assumption 3 या 4 मार्क के लिए आ सकते हैं एग्जाम में. ओके, now the most important derivation we are looking for pure torsion equation. Derivation for pure torsion equation. Pure torsion equation. अब प्योर टॉर्शन इक्वेशन बोल दो या फिर डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस व्हेन सब्जेक्टेड टू टॉर्क. जब कोई शाफ्ट टॉर्क को सब्जेक्टेड है, उसमें टॉर्क है, तो उसमें शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या रहेगी, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या रहेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि डिराइव दी प्योर टॉर्शन इक्वेशन. प्योर टॉर्शन इक्वेशन क्या है वो हमें डिराइव करना है. सो सबसे पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा शाफ्ट. सो कंसीडरिंग अ शाफ्ट सपोज ऑफ लेंथ L, यहां पे हम उसको रिजिडली फिक्स कर देंगे. तो ये एंड को हमने ए नाम दे दिया, ये फ्री एंड है, यहां पे हमने बी नाम दे दिया. और ये सपोज फ्रंट व्यू है तो इसका ही साइड व्यू यहां पे शो हो रहा है. ठीक है, यहां से देख रहे हैं हम उसको. तो ये क्या रहेगी, इसकी रेडियस रहेगी. सपोज सेंटर ओ और ये रेडियस है. ठीक है, अब कुछ अलग नोटेशन में यूज कर रहा हूं यहां पे. देखो, तो इनिशियली वी हैव कंसीडर्ड वन शाफ्ट ऑफ लेंथ L. ओके, सो L हो गई लेंथ. विजिबल नहीं है तो हम दूसरा मार्क यूज करेंगे. देख लो यहां पे सपोज so considering one shaft having length L, so L हो गया length, then R will be radius. Okay, the shaft is fixed at one end, suppose end AA, and free at end B. इतना हमने इमेजिन कर लिया. ठीक है, अब दूसरा एक पोर्शन देख रहे हैं हम यहाँ पे कि सपोज हमने इसकी पेरीफेरी पे एक लाइन ड्रॉ की और लाइन का नाम है CD. ठीक है, CD. ये लाइन हमने शाफ्ट पे ड्रॉ की, जस्ट लाइक जैसे ये ब्लूप्रिंट आपको दिख रहा है, तो ये एक लाइन हमने शाफ्ट पे ऐसी ड्रॉ कर दी. तो ऐसी ड्रॉ की तो यहां से आपको D पॉइंट दिखेगा. तो सपोज ये हो गया आपका पॉइंट D. नाउ व्हेन वी अप्लाई टॉर्क ऑन दिस शाफ्ट, सो हम और एक नोटेशन यूज कर रहे हैं. T क्या रहेगा, टॉर्क अप्लाइड. क्लियर? तो जब हम टॉर्क अप्लाई करेंगे, तो सपोज हमने यहाँ पे टॉर्क अप्लाई किया, तो क्या होगा, हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज रोटेट कर रहे हैं, आइदर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी. तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम उसको रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा, फ्री फिक्स एंड से यहाँ पे कनेक्टेड है, रिजिड एंड से कनेक्टेड है यहाँ पे, तो यहाँ से रोटेट नहीं होगा, यहाँ पे डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाएगा. तो डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाएगा मतलब क्या होगा अभी कि जैसे जैसे हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं उस पर, तो ये रोटेट होने की कोशिश करेगा. जैसे रोटेट हो रहा है तो यहाँ पे शाफ्ट है, उसको रोटेट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट जहाँ पे D है वो ऊपर ऊपर शिफ्ट होगा. तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे शिफ्ट हो गया ये D डैश. क्या हो रहा है, इमेजिन हो रहा है आपको. देखो, सपोज ये स्ट्रिप हमने मार करके रखी है, हमने इसको ट्विस्ट दिया लाइक दिस. तो जैसे ये तो कैप है, हम उसको जब टॉर्क अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये
स्ट्रिप, ये मार्किंग यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगी, तो जो डिस्टॉर्शन आएगा वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये लाइन पहले सी डी थी, टॉर्क अप्लाई करने के बाद में सी डी डैश हो गई, लाइन ऐसी ही थी बाद में ऊपर चली गई। यहाँ पे क्या दिखेगा, डी पॉइंट यहाँ था, डी पॉइंट यहाँ पे चले जाएगा डी डैश, क्योंकि हमने इस पर टॉर्क लगाया है। कंडीशन इमेजिन हो गई। क्या क्या किया हमने, शाफ्ट लिया, उसको इस एंड से फिक्स किया, ये एंड फ्री रखा, बाद में हमने लगाया टॉर्क। जैसे हमने टॉर्क लगाया तो शाफ्ट विल ट्राई टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते क्या होगा कि जो लाइन सीडी है जो पहले से स्ट्रेट थी वो डिफॉर्म होके बाद में सीडी डैश हो जाएगी। लाइन का डिफॉर्मेशन हो रहा है, पोजीशन का डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो एक थोड़ा सा एक यहाँ पे एंगल बनेगा। सपोज हमने वो कर दिया फाई, और यहाँ पे एंगल मैंने शो कर दिया, वो हमने दिखा दिया थीटा। सो सपोज फाई एंगल है और थीटा भी एंगल है, तो यहाँ पे तो मैं बता सकता हूँ कि ये जो थीटा क्या है, कितने एंगल से हमने ट्विस्ट किया, सो एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि पहले पोजीशन सी डी थी, बाद में सी डी डैश हो गई, तो ये जो कुछ भी शो हो रहा है, आपको पता है शेयर स्ट्रेन क्या रहता, चेंज इन पोजीशन अपॉन ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बोल सकते हैं हम एंगल ऑफ shear strain, this is nothing but the shear strain। now पहले ब्लू कंडीशन में दिख रही कि वो ओरिजिनल कंडीशन थी, जो ब्लैक इंक में दिखा है वो आफ्टर अप्लाइंग द टॉर्क है। सो फ्रॉम डायग्राम, सपोज ये डायग्राम ए है और ये डायग्राम बी है। सो फ्रॉम डायग्राम ए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जैसे हमें पता है shear strain, shear strain क्या रहता, वो रहेगा डिस्टॉर्शन बाय लेंथ ओरिजिनल। या बोल सकते हो आप चेंज इन पोजीशन अपॉन ओरिजिनल पोजीशन, कुछ भी। तो मुझे तो यहाँ पे क्या इमेजिन करना है कि पहले सीडी था, बाद में सीडी डैश हो गया, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन, पहले सीडी था, बाद में सीडी डैश हो गया, कितने से चेंज हुआ, इतने अमाउंट से चेंज हुआ। वो अमाउंट क्या है, डी डी डैश। सो डी डी डैश से चेंज हुआ। ओरिजिनल कितना था, वो सी डी था, सी डी था, ओके। सो यहाँ पे shear strain क्या हो गया, डी डी डैश बाय सी डी, या फिर डी डी डैश बाय सी डी। क्या है, सी डी ये लेंथ है शाफ्ट की, एल, ओके। नाउ फिर से यही पोर्शन कंसिडर करो, सी डी डैश इन ट्रायंगल सी डी डी डैश। फाई क्या हो सकता, या फिर फाई क्यूब हम लेंगे tan फाई। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, tan फाई इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट। सो अपोजिट इज डी डी डैश बाय एडजेसेंट इज सी डी। तो tan फाई क्या हो गया, डी डी डैश बाय सी डी मतलब L, ओके। एंड अगेन यू माइट नो tan थीटा, अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल एंगल, इफ फाई इज वेरी स्मॉल, tan फाई इक्वल टू फाई। अगर ये थीटा बहुत छोटा है, जस्ट लाइक 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री और 1 डिग्री सिंपली, तो जो tan फाई की वैल्यू रहेगी वो वही फाई की वैल्यू रहेगी। तो वी कैन राइट लाइक फाई इज इक्वल टू डी डी डैश बाय एल, ओके। फाई इज इक्वल टू डी डी डैश बाय एल। चलो ये हो गया। यहाँ पे था O, यहाँ पे था D और यहाँ पे था D D डैश। नाउ ये फिगर B थी आपकी। अब फिगर B पे देखो, फिगर B पे क्या दिख रहा है आपको कि जो DO ये है नथिंग बट द रेडियस, ये रेडियस है और ये डिफॉर्मेशन है D D डैश, ठीक है। तो यहाँ पे डी डी डैश की क्या है एक्चुअली, डी डी डैश अगर इस डायग्राम से चेक करेंगे तो ये रेडियस इनटू इट्स एंगल, एंगल कितना था, थीटा। सो वी कैन राइट लाइक डी डी डैश इज रेडियस क्या है,
ओ डी इंटू थीटा या फिर आर इंटू थीटा, ये होगी डी डी डैश की वैल्यू। तो यही चीज़ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हेंस फाई कैन बी रिटन एज फाई, और ये क्या है आपका शेयर स्ट्रेन है। सो शेयर स्ट्रेन फाई इक्वल टू डी डी डैश, डी डी डैश की वैल्यू लिख दी मैंने आर इंटू थीटा बाय एल। तो ये हो गया आपका शेयर स्ट्रेन। नाउ we know that modulus of rigidity, हमें पता था, हमने इससे पहले एक्सप्लेन किया था, E यंग्स मॉडुलस या फिर C मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या रहता, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस क्या रहता, इट इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। तो अगर यंग्स मॉडुलस है तो ये रहेगा टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बाय रिस्पेक्टिव टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, और C मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। ओके, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। तो सपोज हम नोटेशन में और एक पॉइंट ऐड कर देंगे टाउ। तो सपोज हमने टाउ कंसिडर किया, सपोज शियर स्ट्रेस है ये। ओके चलो, सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी C इक्वल टू क्या है, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। सो शियर स्ट्रेस टाउ बाय शियर स्ट्रेन फाई, हेंस C इक्वल टू टाउ एज इट इज, फाई की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की R इंटू थीटा बाय L। तो देखो C इक्वल टू ये L जाएगा ऊपर, सो टाउ इंटू L, ये टाउ है ये L है, हाँ, टाउ L बाय R इंटू थीटा। सो आई एम जस्ट रीअरेंजिंग द टर्म, बस टर्म को अरेंज करो। मैं लिख रहा हूँ टाउ बाय R इक्वल टू, टाउ बाय R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थीटा जाएगा इधर, C इंटू थीटा बाय L, C थीटा बाय L। दिस इज नोन एज अ प्योर टॉर्शन इक्वेशन, टाउ बाय R इज इक्वल टू C थीटा बाय L। गॉट इट, क्लियर है? या फिर सीधा सीधा आप यू कैन राइट ओनली फॉर टाउ, टाउ इक्वल टू जाएगा C थीटा R बाय L, C थीटा R बाय L। नाउ इफ यू कंसिडर C that is modulus of rigidity, theta that is angle of twist, and length that is length of shaft are constant, kept constant for particular material and particular length of shaft and angle of twist, तो फिर ये टाउ कैन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ शाफ्ट, कि मतलब शियर स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है शाफ्ट में उसके रिस्पेक्टिव रेडियस या फिर डायमीटर के हिसाब से, कि ज्यादा है मतलब शियर स्ट्रेस ज्यादा कब डेवलप हो रहा है, अगर रेडियस शाफ्ट का ज्यादा है तो शियर स्ट्रेस कब रहेगा, अगर उसकी रेडियस बहुत कम है तो। क्लियर? सो दिस टर्म इज कांस्टेंट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ प्योर टॉर्शन इक्वेशन, ये हो गया हमारा प्योर टॉर्शन इक्वेशन, टाउ बाय आर इज इक्वल टू C थीटा बाय L। ओके, सो टाउ बाय आर इज इक्वल टू C थीटा बाय L। नाउ कंसिडर, सपोज एक टर्म है और Q, स्मॉल q और स्मॉल r। Q क्या है, जैसा ये टाउ है, जैसा ये टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस है, R क्या है, रेडियस है, C मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड L इज लेंथ। मैंने Q इमेजिन किया, सपोज दिस इज अगेन शियर स्ट्रेस ही है ये भी, तो सपोज ये होगी शाफ्ट, हमने यहाँ पे जैसा रेडियस लिया, तो ये कंप्लीट रेडियस पे इतनी R इतनी रेडियस पे जो शियर स्ट्रेस हमें मिल रहा है वो है आपका टाउ। तो सपोज हम उसकी कंप्लीट रेडियस नहीं, सपोज अगर मैं बोलूँ कि मुझे इतनी रेडियस पे, ये सेंटर है तो इतनी छोटी R इतनी रेडियस पे कितना शियर स्ट्रेस मिलेगा, तो सपोज वो वैल्यू हमने इमेजिन की स्मॉल q। सो q इज अ शियर स्ट्रेस एट रेडियस स्मॉल r, कंप्लीट नहीं मतलब आउटर लेयर ऑफ शाफ्ट पे नहीं, कंप्लीट रेडियस पे नहीं,
उसके कम रेडियस पे हमें जो shear stress मिल रहा है, सपोज हमने इमेजिन किया वो Q है, so Q is what? Shear stress at radius R, and R is what? जो आपने रेडियस इमेजिन की वो ये वाली यहाँ तक, कंप्लीट नहीं. So again we can add these term in this equation, so like tau by R is equal to Q by small r. ये भी shear stress है और ये भी रेडियस है, ये भी shear stress है और ये भी रेडियस है, तो इनका ये रेशो में सेम है. सो टाउ बाय आर इज इक्वल टू क्यू बाय आर इज इक्वल टू रिमेन फॉर्म क्या है हमारा, अगेन सी थीटा बाय एल. सो अगेन दिस इज नोन एज प्योर टॉर्शन इक्वेशन. दिस इज व्हाट? प्योर टॉर्शन इक्वेशन. गॉट इट? क्लियर हो गया? सो दिस इज अ फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन. जैसे जैसे जो जो टर्म हमारे लिए रिक्वायर्ड रहेगी, जैसे हम इतना भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, टाउ बाय आर इज इक्वल टू क्यू बाय आर, या फिर टाउ बाय आर इज इक्वल टू सी थीटा बाय एल. जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड रहेगा फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, उतना फॉर्म हम यूज करेंगे एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. ओके, सो दिस इज इनफ फॉर द टुडेज लेक्चर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस some more terms and derivations regarding maximum torque developed in shaft. Okay, thank you.